साल 2013 में भारत की राजनीति के केंद्र में बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट यानी राजनीति रणनीतिकार नरेंद्र मोदी की उंगली पकड़कर दाखिल हुए प्रशांत किशोर लगातार चर्चाओं में रहते हैं। एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार उनकी चर्चा की वजह बना है वो बयान जिसमें प्रशांत किशोर बीजेपी की सरकार बनाने की बात कह रहे हैं। हालांकि अगर बीजेपी को छोड़ दें तो कोई भी रिपोर्ट, कोई भी चुनावी सर्वे, यहां तक कि गोदी मीडिया भी ये मानने को तैयार नहीं है कि इस बार बीजेपी फिर से सत्ता में आ रही है। कई रिपोर्ट और चुनावी सर्वे तो बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे बता रहे हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम शाकिर सैफी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सैफी का शो। प्रशांत किशोर केवल वही बात बोलते हैं जो बीजेपी को फायदा पहुंचाए। उन्हें बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे जाती है, मगर उन्हें देश में रोजगार को तरसते हुए युवा नहीं दिखते हैं। वो महंगाई पर चुप रहते हैं, बेरोजगारी पर चुप रहते हैं, मणिपुर पर चुप रहते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड धांधली पर चुप रहते हैं, अग्निवीर पर चुप रहते हैं। लेकिन उन्हें यह बात पता है कि इस बार फिर से बीजेपी सत्ता में आ रही है। पिछले 2 सालों में प्रशांत किशोर ने लगभग जितनी भविष्यवाणी की सब की सब झूठी और बोगस निकली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिमाचल में हार जाएगी, लेकिन कांग्रेस हिमाचल में जीत दर्ज की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में चुनाव नहीं जीत पाएगी, लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटक में चुनाव जीता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना हार जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने तेलंगाना चुनाव में बेहतरीन जीत दर्ज की। अब आप ही सोचिए कि प्रशांत किशोर के बीजेपी की जीत वाले दावों में कितनी सच्चाई होगी। हालांकि प्रशांत ने यह नहीं बताया कि बीजेपी ने कश्मीर की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे, क्यों बीजेपी कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रही, जबकि वहां कितने अच्छे बदलाव मोदी सरकार ने किए हैं, कितना अच्छा माहौल वहां बीजेपी बताती है कि अब कश्मीर में सब कुछ ठीक है। उसके बावजूद बीजेपी ने अपने कोई भी कैंडिडेट उन कश्मीर की 3 सीटों पर नहीं उतारा। प्रशांत ये नहीं बताएंगे कि पीएम मोदी कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गए। लेकिन प्रशांत किशोर मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर अपने तमाम तर्क दे रहे हैं। प्रशांत का कहना है कि नॉर्थ और वेस्ट में बीजेपी को मटेरियल डैमेज नहीं हो रहा है। ईस्ट और साउथ की 225 सीटों में भी उनके पास पहले से ही 50 सीटें हैं। यहां भी वोट शेयर और सीट दोनों बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोई कैसे मान ले कि मोदी तीसरी दफा नहीं आ रहे हैं। हालांकि ये प्रशांत किशोर का अपना दावा है और इससे पहले भी वो कई बार ऐसे दावे कर चुके हैं जिनमें उन्हें कई दफा मुंह की खानी पड़ी है। प्रशांत ये भी दावा करने में अपना कॉन्फिडेंस दिखा जाते हैं कि बीजेपी 300 सीटें लेकर वापस लौट रही है। वो बीजेपी के बंगाल, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर प्रशांत किशोर का कहना है कि पहले ही विपक्ष के पास यूपी में 18 सीटें हैं और ऐसे में वो अगर 20 सीटें भी ले आते हैं तो इसमें बीजेपी का क्या ही नुकसान हो जाएगा। हालांकि 35 साल से चुनावों को करीब से देख रहे योगेंद्र यादव, उन्होंने प्रशांत किशोर के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। द वायर को दिए इंटरव्यू में योगेंद्र यादव कहते हैं कि मैं अपने 35 साल के तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूं कि भाजपा की 272 सीटें कतई नहीं आ रही हैं। आप खुद योगेंद्र यादव को सुनिए। अपने 35 साल के तजुर्बे के आधार पे मैं पक्के तौर पे कहने को तैयार हूँ कि बीजेपी की 272 सीट कतई नहीं आ रही। बीजेपी को कम से कम 50 सीट का नुकसान मुझे तो दिखाई दे रहा है। सुनने में तो प्रशांत किशोर की सारी ही बातें आपको माहौल बनाने वाली लग सकती हैं, लेकिन जब आप प्रशांत किशोर का रिकॉर्ड देखते हैं तो कई जगह उनकी बातें बोगस और भ्रमित करने वाली नजर आती हैं। यानी उनकी कही हर बात सही साबित नहीं होती है। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ये भी कबूल करते हैं कि मोदी को लेकर दीवानगी कम हुई है और अब 2014 और 19 वाला पागलपन लोगों में उनकी छवि को लेकर नजर नहीं आ रहा है। ये तो है प्रशांत किशोर के दावों की बात। लेकिन अब अटकलों का बाजार इसलिए गर्म है कि आखिर अचानक से आकर प्रशांत किशोर बीजेपी के पक्ष में बैटिंग क्यों करने लगे, जबकि देश भर से आए तमाम सर्वे और रिपोर्ट्स में बीजेपी हाफती ही ज्यादा नजर आ रही है। कांग्रेस ने तो प्रशांत किशोर से ये तक पूछ दिया है कि आखिर उनकी इस राय को फंड कहां से मिल रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तो एक टीवी बहस के दौरान ये तक कह दिया कि प्रशांत किशोर बिजनेसमैन है और वो बिना मुनाफे के कोई बात नहीं करते। उनके ये कहने से कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, जनता को अब फर्क नहीं पड़ता। जब आप अचानक से प्रशांत किशोर के मीडिया में आने और छा जाने की वजहों को टटोलते लगते हैं तो स्थिति और साफ अधिक हो जाती है। प्रशांत किशोर खुद बिहार से अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए जन सुराज अभियान चला रहे हैं। प्रशांत कई मंचों से यह भी दावा कर चुके हैं कि अगला विधानसभा चुनाव
वो जीतकर बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि ये अभी दावे ही हैं और बिहार में जिस ढंग से तेजस्वी यादव की लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर बढ़ा है, प्रशांत किशोर के लिए बिहार का मैदान वैसे भी खाली रहने वाला बिल्कुल भी नहीं है। प्रशांत को जानने वाले तो ये भी कहते हैं कि प्रशांत अगर बीजेपी की जीत के दावे कर रहे हैं तो इसके पीछे भी गहरी राजनीति है। संभव हो कि प्रशांत किशोर अपने पहले क्लाइंट नरेंद्र मोदी की इस जीत के बदले बिहार के किले को फतह करने के लिए उनका साथ चाह रहे हों। राजनीति संभावनाओं का खेल है और प्रशांत किशोर हर उस जगह संभावनाएं तलाशेंगे जहां से गुजरकर तमाम रास्ते उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाते हैं। प्रशांत किशोर खुद ये भी कह चुके हैं कि उनकी अपनी कंपनी आईपैक के किसी भी दफ्तर में उन्होंने साल 2021 से कदम नहीं रखा है। इसे क्या माना जाए कि प्रशांत किशोर को अब पैसा नहीं, पावर के खेल में सीधे शामिल होना है, जिसके लिए वो तैयारियां भी शुरू कर चुके हैं और कर रहे हैं। बीजेपी और प्रशांत की इस अघोषित डील के पीछे, कथित डील के पीछे प्रशांत की महत्वाकांक्षाएं ही हिलोरे मार रही हों, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। बीजेपी की जीत के दावे के बाद अचानक से प्रशांत किशोर के इंटरव्यू की राष्ट्रीय मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में बाढ़ सी आ गई है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने प्रशांत किशोर को आगे कर 5वें चरण के डैमेज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। बीजेपी हर गुजरते चरण के साथ टीवी और जमीन दोनों पर पिछड़ती ही ज्यादा दिख रही है। ऐसे में अचानक प्रशांत किशोर को आगे कर अपने विश्वसनीय गोदी मीडिया के जरिए मोदी एक नया नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि हाँ, ऐसा सच्चाई है इन बातों में। प्रशांत किशोर के बीजेपी को 300 सीटें मिलने के दावे के बाद उन पर पलटवार करने वालों की भी अच्छी खासी संख्या दिख रही है। एक बड़ा धड़ा प्रशांत किशोर की बातों को लाएतबार बताते हुए उनके और जगन मोहन रेड्डी के संबंधों में आई दूरी को भी याद दिला रहे हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में प्रशांत किशोर को लेकर एक वीडियो में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि प्रशांत अहम नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। अब कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम दौर की ओर बढ़ रहा है, डेटा मैनेजमेंट की भविष्यवाणियां और दावों का बाजार भी गर्म हो गया है। हर पार्टी आखिरी चरण से पहले अपने किले की मजबूती को परख लेना चाहती है और जहां कमी नजर आ रही है उसे दुरुस्त करने के लिए पार्टियां जूझ रही हैं। प्रशांत किशोर भी चुनावी गणित के बनते बिगड़ते खेल के बीच की एक कड़ी भर हैं, जिनके अपने मुनाफे और अपना बाजार है, जिसके आधार पर वो अपनी सियासत खेल रहे हैं। क्या आपको वाकई में प्रशांत किशोर के दावों में दम दिख रहा है? कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।